हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी मंत्रा के मंच पर। हम लोग इस क्लास में करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वर्ष 2022-23 के लिए 6.8 का अनुमान लगाया है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है एकदम। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है। ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो इस तरह से हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। आंसर सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, भारत की जो जीडीपी है, इसकी वृद्धि को जो पूर्वानुमान था कितना था 7.4%, इसको घटा करके 6.8% इसे कर दिया गया है। आईएमएफ जो है इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी ब्रिटेन वुड्स समझौता जो था इसके तहत। और ये समझौता कब हुआ? ये हुआ हमारा 1944 में समझौता हुआ और 1945 में जो है 1945 में आईएमएफ की स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जो मुख्यालय बता दें, ये वॉशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ऑप्शन है हमारे सामने, पीटर सरनॉक, इयॉन स्टीटवर्ड, यूनकिंग टैंग या फिर टेरेंस टाओ। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूनकिंग टैंग जो है, इनको ये रामानुजन पुरस्कार 2022 जो है इनको प्रदान किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 यूनकिन टैंग को प्रदान किया जाएगा, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए जो है, यहाँ पर ये सहायक प्रोफेसर हैं। और यह जो पुरस्कार है वो षण्मुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शस्त्र जो है इसके द्वारा इसको प्रदान किया गया था। और जो ये जो प्राइज़ है इसको प्रतिवर्ष 32 वर्ष या फिर इससे कम आयु के व्यक्तियों को ये दिया जाता है। और ये जो है यूनकिंग टैंग, इनको गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये प्राइज़ इनको दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे सामने, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दिवस के जो प्रश्न होते हैं, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। देखेंगे इसको। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। और यह लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने के महत्व के बारे में उनको जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? ये महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें अधिकार प्रदान करने में जो है मदद करना है। साथ ही वे पूरी दुनिया में मतलब चुनौतियों का सामना कर सकें और अपनी ज़रूरतों को जो है पूरा कर सकें। तो इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। स्टेटमेंट है हमारा पहला, हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को सितंबर 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय महिला कप्तान हरमनप्रीत को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार ये जीतने वाली जो है भारत की पहली महिला क्रिकेटर ये बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे दोनों जो स्टेटमेंट है ये दोनों सही हैं। हरमनप्रीत और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, इन दोनों को ही जो है प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर वाला घोषित किया गया है। और हरमनप्रीत कौर ये मतलब पहली महिला क्रिकेटर जो है इस प्राइज़ को जीतने वाली बन गई हैं। इसका व्याख्या देखेंगे। भारतीय महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए।
और इन्होंने जो है ये इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई एक दिवसीय श्रृंखला के दौरान अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जीत हासिल की इन्होंने। और हरमनप्रीत कौर जो है ये इनको और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को सितंबर 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इन दोनों को घोषित किया गया है। देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जो है इन्होंने ये लॉन्च की है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ और युवाहा, है ना, युवाहा मीन्स जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया के बीच में सहयोग का ये परिणाम है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट इन्होंने ये लॉन्च की है और इसमें बताया गया है कि इंडिया और अन्य प्रौद्योगिकियां सीखने के अंतराल को दूर करने और जो है शिक्षा को सभी के लिए अधिक सुलभ बनाने में ये जो है मदद कर सकती है। और एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ और युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया, इन तीनों के बीच में ये सहयोग का परिणाम है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक हिंदू ये मंदिर है जो कि भगवान शिव को ये समर्पित है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा ये। दूसरा स्टेटमेंट है, यह मंदिर मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर मध्य प्रदेश के ये उज्जैन में स्थित है, एकदम सही बात है, दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है एकदम। तो आंसर हो जाएगा सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक हिंदू मंदिर है जो कि भगवान शिव को ये समर्पित है और यह मंदिर जो है मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन में जो है ये स्थित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक में महाकाल परियोजना के पहले चरण को इन्होंने का उद्घाटन किया है और यह पूरी परियोजना, इसकी जो लागत है वो 850 करोड़ है। और महाकाल पथ में 108 स्तंभ है जो कि भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप को दर्शाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पैटियल कांग्रेस, UNWGIC 2022 की मेजबानी किस शहर ने की है? ऑप्शन है हमारे सामने, हैदराबाद, सिकंदराबाद, अहमदाबाद या फिर मुंबई। उसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद जो है इसने इसकी मेजबानी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस जो है इसका उद्घाटन इन्होंने यहाँ पर हैदराबाद में किया है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेगा? ऑप्शन है हमारे सामने, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ या फिर न्यायमूर्ति UU ललित या फिर न्यायमूर्ति चंद्रशेखर या फिर उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जो है ये हमारे अगले CJI होंगे और जो अभी हमारे वर्तमान में CJI हैं वो है न्यायमूर्ति UU ललित। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये कार्यभार ग्रहण करेंगे और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो कि कौन है, UU ललित ने औपचारिक रूप से इन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने नामित किया है। और प्रक्रिया के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो ही CJI बनता है और सरकार उनके उत्तराधिकारी के नाम के लिए जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे सिफारिश मांगती है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह जो है ये लॉन्च किया है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, दक्षिणी कोरिया, चीन, जापान या फिर उत्तरी कोरिया।
तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चीन ने जो है सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह जो है ये इन्होंने लॉन्च किया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन को सफलतापूर्वक एकीकृत करने और अपने चंद्र मिशन के अगले चरण को मंजूरी देने के बाद एक नया उपग्रह इन्होंने लॉन्च किया है जो कि सूर्य से जुड़े रहस्यों को उजागर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि किसके रहस्यों को उजागर करेगा, तो सूर्य के रहस्यों को ही उजागर करेगा। और एडवांस स्पेस आधारित सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्ग मार्च 2D जो है ये रॉकेट पर लॉन्च इन्होंने किया है। और ये उपग्रह काफो-1 की कक्षा में स्थापित होने के साथ 6 महीने का लंबा कमीशन जो है इसका शुरू हो गया है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला 24 घंटे सौर संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में है? तो कहाँ पर है ये? ऑप्शन हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात जो है, यहाँ पर ये मोढेरा गांव है जो कि 24 घंटे सौर संचालित गांव ये बन गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। पीएम मोदी ने अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे के पहले दिन मोढेरा गांव को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव इन्होंने घोषित इसको किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर का दौरा इन्होंने किया। गुजरात में जो मोढेरा है वहाँ पर एक प्राचीन सूर्य मंदिर भी है, तो उसका इन्होंने दौरा किया। और इन्होंने सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन साथ में किया है। तो इस तरह से हमारी जो क्विज़ है ये समाप्त हुई। अगर आपको क्विज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को इस तरह की जो वीडियोज़ है वो टाइम पर मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।